नमस्ते बच्चों। आज कन्यादान कविता के बारे में बताऊंगा। पिछली कक्षा में भी कन्यादान कविता के संबंध में बताया गया था। आज भी इसी कविता से जुड़ी हुई बात पर हम लोग विचार करेंगे। पिछली कक्षा में बताया गया था कि कन्यादान क्या है। इस कविता में कविवर ऋतुराज ने स्त्री की समस्या को उठाया है। हमारे भारतीय समाज में स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, यह नजरिया परंपरागत है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। कवि की दृष्टि में स्त्री के प्रति जो मानदंड तैयार किया गया है समाज में, जो मानक तैयार किया गया है समाज में, जो आदर्श गढ़ा गया है समाज में, वह सही नहीं है। कवि का कहने का तात्पर्य है कि समय के साथ साथ स्त्री के जीवन में भी बदलाव स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। आज देश कहां से कहां चला गया, हर स्तर पर, वैचारिक स्तर पर भी देश बहुत आगे निकल चुका है। लेकिन हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण अंग नारी, इसकी स्थिति में अभी भी कहीं न कहीं ठहराव है। तो कवि अपेक्षा करता है नारी जीवन में बदलाव की। कवि नारी को सशक्त करना चाहता है ताकि उसके ऊपर जो समाज में अत्याचार होता रहता है, वह अत्याचार न हो। लोगों को स्त्री के महत्व को समझना पड़ेगा। सच्चाई यही है कि स्त्री और पुरुष इन दो पहियों के सहारे परिवार रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। दोनों में से यदि एक कमजोर हो जाए तो निश्चित तौर पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो जब दोनों का समान महत्व है तो फिर स्त्रियों को हम महत्व क्यों नहीं देते? परिवार में, समाज में आज भी स्त्रियों पर जुल्म हो रहा है। स्त्रियों का अनादर होता है, स्त्रियों को कमजोर समझा जाता है। और स्त्रियां भी ऐसी हैं कि अपना उपहास कराने में कहीं न कहीं वह स्वयं मददगार हो जाती है। तो कवि स्त्रियों को मजबूत करता है और समय के बदलाव के साथ साथ उसके भी जीवन में बदलाव लाने की इच्छा जाहिर करता है। पिछली कक्षा में बताया गया था कि कन्यादान के समय माता बहुत दुखी हो जाती है। उसे लगता है कि उसके जीवन की अंतिम पूंजी भी हाथ से निकल गई है। वह बेसहारा सा अनुभव करने लगती है। उसे इस बात की चिंता सताने लगती है कि जिस बेटी का वह कन्यादान कर रही है, वह बेटी जब ससुराल जाएगी तो ससुराल में अपने मायके से बिल्कुल अलग परिवेश मिलेगा। उस परिवेश में, उस माहौल में वह अपने आप को कैसे रख सकेगी, कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेगी,
इस बात की उसे चिंता होती है और माता विदाई के समय अपनी बेटी को तरह तरह की बातें सिखाती भी है कि आगे चलकर उसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कवि कहता है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। जब दान दे रही है होती है माता, तो उसका जो दुख सामने आता है, माता का दुख, वह बनावटी दुख नहीं होता, बिल्कुल सत्य होता है, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। किसी व्यक्ति की जब अंतिम पूंजी हाथ से निकल जाती है तो वह कितना असहाय महसूस करता है। वही स्थिति माता के साथ भी हो जाती है। जब कन्यादान करने लगती है माता, तो वह असहाय सी हो जाती है और अपना दुख व्यक्त करने लगती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। सयानी का मतलब कि उसे संसार का अनुभव नहीं था। अभी तो केवल पारिवारिक वातावरण में पली ढली थी। परिवार में जो कुछ होता था अब तक, या जिस तरह उसे जीवन बिताने की कला सिखाई गई थी, उतनी ही बात वह जानती थी। और परिवार के बाहर जो बाहरी संसार है, उस संसार का उसे अनुभव जरा भी नहीं है। इसी बात को लेकर के कवि ने सयानी शब्द का प्रयोग किया है कि वह सयानी अभी नहीं थी, समझदार अभी नहीं हुई है। उसको सांसारिक जीवन का जरा भी अनुभव नहीं है कि संसार क्या चीज है और संसार में कैसे रहा जाता है, क्या दुख है, क्या सुख है। इन सारी बातों की जानकारी अभी उसकी बेटी को नहीं है। तो लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था। भोली थी लड़की, सरल थी, उसको केवल सुख का अनुभव होता था। परिवार में चूंकि वो रहती थी तो माता पिता के सानिध्य में रहकर उसे सुख ही मिलता था। माता पिता तो अपने बच्चे को कभी दुख देते नहीं, तो केवल सुख का अनुभव उसको होता था। वो जानती थी कि सुख क्या है, लेकिन अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। दुख बांचने का मतलब कि बाहरी संसार का क्या दुख है, उस दुख को न तो वह जानती थी और न उसके बारे में किसी को व्यक्त वह कर सकती थी। वह जानती ही नहीं थी, व्यक्त करने की भी कला नहीं जानती थी। लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधले प्रकाश का मतलब कि अभी उसके पास उतना ज्ञान नहीं हुआ था, वह परिपक्व नहीं हुई थी। सांसारिक जीवन जीने के लिए उसके पास जो अनुभव होना चाहिए, जो कला होनी चाहिए, जो ज्ञान होना चाहिए, उसका बिल्कुल अभाव था, उसे नहीं था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। जैसे कोई व्यक्ति कुछ खास गाने को ही गाता रहता है, कुछ खास कविताओं को ही पढ़ता रहता है, उसके अतिरिक्त और भी उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता। जो भी गीत संगीत वह जानता है उसी को वह बार बार दोहराता रहता है। उसी तरह से वह लड़की, मतलब क्या कि कुछ निश्चित तौर जीवन जीने के कुछ निश्चित तौर तरीकों को ही जानती थी। परिवार में जो अभी सिखाया गया था कि कैसे आगे चलना है, और जो बात सिखाई गई थी, जीवन जीने की जो कला सिखाई गई थी, जो माता पिता के द्वारा शिक्षा दी गई थी कि किस तरह जीवन जीना चाहिए, उतनी ही बातों को वह जानती थी। इसलिए कहा गया कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। मतलब क्या कि घिसे पिटे कुछ बातों को ही लेकर के वो चलती थी, उतनी ही बातों को वह जानती थी। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीछना। स्त्री की जो कमजोरी होती है, इस इस कमजोरी को माता जानती है। स्त्री की क्या कमजोरी होती है? स्त्री सौंदर्य प्रिय होती है। उसकी यही इच्छा होती रहती है कि वह देखने में सुंदर लगे और लोग उसकी सुंदरता
की प्रशंसा करते रहे। तो इस काम के लिए खुद को सुंदर बनाने के लिए वह सजने धजने की प्रवृत्ति भी रखती है। तो वही कहा गया है कि माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। रीझना का मतलब खुश हो जाना। अपने सुंदर चेहरे को देख करके खुश होने की जरूरत नहीं है। अब वो समय नहीं है कि हम अपनी सुंदरता पर रीझते रहें और गर्व करते रहें कि हम देखने में बहुत सुंदर हैं। अब वो समय नहीं है, अब समय बदल चुका है। स्त्रियों को भी अब बदलना होगा। माता का यही कहना है कि हे बेटे, जब तुम ससुराल जा रही हो तो निश्चित तौर पर तुमको वहां पर सब कुछ अलग मिलेगा। सास ससुर मिलेंगे, पति तुम्हें मिलेगा। तो माता पिता के यहाँ रह करके अब तक तुमने जो स्नेह पाया, जो प्यार पाया, निश्चित तौर पर वो स्नेह और प्यार वहां नहीं मिलेंगे तुम्हें। सब कुछ वहां पृथक है, वातावरण अलग है। तो वहां तुमको किस तरह अपने आप को जीवन यापन करना है, उसकी कला तुम्हें सीखनी पड़ेगी और उस वातावरण से तुमको संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है कि तुम्हारे प्रतिकूल वातावरण हो वहां का, तो उस प्रतिकूल वातावरण में तुमको अपने आप को संभाल कर रखना है। और आजकल समाज में, परिवार में स्त्रियों पर बहुत जुल्म हो रहा है। ससुराल में जाने के बाद स्त्रियों को बड़ा अत्याचार भी होता रहता है। इसलिए इन चीजों को तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा न हो कि तुम्हारे ऊपर अत्याचार होता रहे और तुम उसे बर्दाश्त करती रहो और अपनी सुंदरता पर रीझती रहो। तो अपनी सुंदरता की आड़ में जो है अपने आप को खुद कष्ट और दुख झेलने की कोशिश मत करना। इसलिए माता सिखाती है, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आग रोटियां सेकने के लिए जब ससुराल में जाओगी तो निश्चित तौर पर परिवार का बोझ तुम्हारे ऊपर आएगा। लोग अपेक्षा करेंगे कि तुम घर का सब काम करो। तो सब काम करने के दौरान क्या कहता है कि यदि तुम्हारे अंदर किसी तरह की कमी लोग देखेंगे तो हो सकता है कि उसकी शिकवा शिकायत लोग तुम्हें करें। और शिकवा शिकायत ही नहीं, लोग जुल्म भी करने लगते हैं। आग में लोग जलाने की भी कोशिश कर देते हैं आजकल। ये स्थिति आजकल हो रही है कई कारणों से। जब लड़की ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उसके ऊपर अत्याचार करने लगते हैं दहेज के कारण, या और तरह की शिकायत जब ससुराल वालों को मिलती है तो क्या कहता है कि लड़कियों को भी वही जो है उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो नौबत यहाँ तक आ जाती है उस लड़की को लोग क्या कहता है कि जलने के लिए बाध्य कर देते हैं। तो वही माता सिखाती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तुम आत्महत्या करने के लिए तत्पर हो जाओ। यह जो आग है रोटी सेकने के लिए है, खुद को जलने के लिए नहीं। अर्थात जब तुम्हारे ऊपर अत्याचार होने लगे तो तुम्हें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और ऐसा न हो कि तुम आत्मदाह करने के लिए तैयार हो जाओ। तो सिखाती है कि जुल्म को बर्दाश्त करना जरूरी है और आत्मदाह कर लेना, आत्महत्या कर लेना, यह इंसानियत नहीं है, यह मानवता नहीं है, यह तो जीवन से पलायन है। यह एक प्रकार की कमजोरी है। हम जब दुख से संघर्ष नहीं कर पाते तो इस तरह का कदम उठाने लगते हैं, लेकिन माता कहती है कि ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। तो माँ कहती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह। वस्त्र और आभूषण, वस्त्र मतलब कपड़े लत्ते गहने, ये सब क्या है? स्त्रियों की कमजोरी है ये सब।
मतलब क्या कि बहुत स्त्रियों को देखोगे कि लोग कपड़े दे देते हैं, गहने दे देते हैं, और कपड़ों और गहनों को पा करके स्त्री भी खुश हो जाती है और स्त्री को लगता है कि लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, है कि नहीं? लेकिन इस आड़ में उनका उपहास भी होता रहता है, उस लड़की का उपहास भी होता रहता है। कहता है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह। ये शाब्दिक भ्रम क्या है? सबसे पहले भ्रम जानो क्या है। भ्रम जो होता है, असत्य, सत्य को असत्य मान लेना, जैसे, या असत्य को सत्य मान लेना। रास्ते पर चलता हुआ व्यक्ति अंधेरे में जब रस्सी के टुकड़े को देखता है तो उसे सर्प का भ्रम हो जाता है और डर जाता है और पीछे हट जाता है। मतलब क्या हुआ? यह हुआ भ्रम। सत्य क्या है? सत्य है रस्सी, लेकिन उस रस्सी में सर्प का भ्रम हुआ उसे। भ्रम कहते हैं धोखे को। सत्य को हम कुछ का कुछ जब मान लेते हैं, जान लेते हैं, तब उस स्थिति को हम भ्रम कहते हैं। ठीक है? तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने शब्द जाल में लोगों को फंसा लेते हैं। शब्द में ऐसी शक्ति है, ताकत है कि शब्द के माध्यम से लोग जिस तरह दूसरे को फंसा लेते हैं और फंसाने के बाद फिर उस व्यक्ति को निराशा हाथ लगती है। जैसे मान लो कि नेता लोग आजकल भाषण देते हैं, पब्लिक के सामने आकर के तरह तरह के आश्वासन नेता लोग देते हैं और बहुत तरह की सुविधा देने की भी बात करते हैं नेता लोग। तो शब्द जाल वहां पर वो नेता फेंकता है, लेकिन जब नेता जीत जाता है और जीत जाने के बाद वो सरकार में चला जाता है, तो फिर अपनी बात से वह मुकर जाता है। पब्लिक के सामने जो उसने बात कही थी, अब वह बात बिल्कुल उल्टी हो रही है, असत्य हो रही है। जिसने वादा किया था, अब उसी वादा से वह नेता मुकर रहा है। मतलब क्या कि पहले तो उसने शब्द जाल में फंसाया, भ्रम दिखाया, और जब वह जीत गया तब अब पब्लिक का भ्रम जो है टूट रहा है। उसको अब लग रहा है कि वो वास्तविक चेहरा तो नेताजी का इस तरह का है। तो इस तरह से शाब्दिक भ्रम उसको कहते हैं। शब्द के माध्यम से किसी को हम अपने वश में कर लेते हैं और बाद में उस व्यक्ति को यथार्थ का ज्ञान होता है। ठीक है? तो इसी तरह से ससुराल वाले जब लड़की को तरह तरह के आभूषण और वस्त्र दे करके खुश कर देते हैं ससुराल वाले, और लड़की को लगता है कि ससुराल वाले उन्हें बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वह प्यार नहीं होता। वह तो उस लड़की की कमजोरी है एक प्रकार से। तो वही माता सिखाती है कि ऐसा न हो कि इस वस्त्र और आभूषण के भ्रम जाल में तुम पड़ करके अपना उपहास करवाना, अपनी कमजोरी सिद्ध करना, ऐसा मत करना। अब वो समय नहीं रहा। किसी समय ऐसा था कि समाज में क्या कहता है कि कोई भी लड़की जब ससुराल जाती थी तो ससुराल वाले उसे गहनों से लाद देते थे, वस्त्रों से लाद देते थे, और उन गहनों और वस्त्रों से लदी हुई वो जो स्त्री होती थी, वो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती थी, तो गौरव का अनुभव करती थी। लेकिन अब समय बदल गया है और स्त्री को जो है अब पुरुष के बराबर में आना है और पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर आगे चलना है। तो ऐसी स्थिति में जब वो वस्त्र और आभूषण की ओर जाएगी तो काम उसका नहीं होगा। अब उसके अंदर भी पौरुष लाना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, हर परिस्थिति से लड़ने के लिए शक्ति का संचय करना पड़ेगा स्त्री को। यही माता सिखाती है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के।
इस बंधन में तुम मत पड़ना, वस्त्र और आभूषण के बंधन में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ऐसी बात नहीं है, स्त्री हो तो वस्त्र और आभूषण धारण करोगी ही, लेकिन आवश्यकता के मुताबिक। तो कहता है, माँ ने कहा लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत कर पड़ना। मतलब कि लड़की हो तो लड़की का जो गुण धर्म है उसे तो तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। लड़की का क्या गुण धर्म है? सबकी सेवा करना, माता पिता सास ससुर सबकी सेवा करना, ससुराल और मायके दोनों को महत्व देना, है कि नहीं? त्याग और तपस्या स्त्री जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज है, तो उस चीज को जो है तुम धारण करोगे, ठीक है। तो स्त्री के कुछ ऐसे गुण और धर्म हैं जिन्हें तुम्हें पालन तो करने ही पड़ेंगे स्त्री होने के नाते, लेकिन ऐसा न हो कि स्त्री होने के नाते तुम अपनी कमजोरी सिद्ध करते रहो और तुम्हारे ऊपर जुल्म होता रहे और तुम बर्दाश्त करते रहो। तो इस प्रकार से माता जो है अपनी बेटी को ससुराल जाने के समय, विदाई के समय इस तरह से सीख देती है। तो बच्चों, कविता यही है। और देखो, कविता की जो भाषा है वो भाषा सरल है, सरल शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस कविता में देखोगे अंत में एक पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है और शुरू में कहीं पर किसी खास चिन्ह का प्रयोग नहीं है। जैसे एक सांस में कवि इस बात को कहना चाहता हूं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं, यह आधुनिक कवि और आधुनिक कविता है। वर्तमान समय में स्त्री समस्या को उसमें उठाया गया है, स्त्री को मजबूत करने की बात इसमें बताई गई है और पुरुष के कंधे से कंधे चलने की भी सीख इसमें दी गई है। तो एक प्रकार से समाज में जो अभी भी इस तरह की समस्या है, स्त्री की समस्या है, इसी समस्या को कवि उठाता है और स्त्री के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है। तो इस तरह यह कविता, इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य, जब हम कविता पढ़ते हैं तो कविता पढ़ते समय दो बातों पर गौर करना पड़ता है। कविता का भाव सौंदर्य क्या है और कविता का शिल्प सौंदर्य क्या है। यह भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य क्या है? सौंदर्य को जानते हो, सुंदरता। तो कविता का भाव सौंदर्य का मतलब हुआ कि कविता में कवि की कौन सी अनुभूति व्यक्त हुई है, कौन सा अनुभव व्यक्त हुआ है, किस विषय वस्तु क्या है। कविता में जो विषय वस्तु है, जिस विषय को उठाया गया है, जैसे यहाँ पर नारी समस्या है, स्त्री समस्या है, स्त्री पर जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म का खिलाफ करता है इस कविता के माध्यम से कवि। और कविता जो है समाज में सामने आई और इस कविता को पढ़ करके जो है हम सबको इस बात को सीखना पड़ेगा कि स्त्री को हमें मजबूत करना है, और यदि कोई स्त्री है तो उसे स्वयं को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कविता का भाव क्या हुआ, इस कविता की विषय वस्तु क्या है? स्त्री समस्या और स्त्री के प्रति संवेदना, स्त्री के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है कवि के द्वारा, ठीक है। तो यही क्या कहता है कि वास्तव में जो विषय है वह बिल्कुल प्रासंगिक है, वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है यह, हम कह सकते हैं। और शिल्प सौंदर्य का अर्थ होता है भाषा सौंदर्य।
मतलब क्या कि कविता जिस तरह से कही गई है, एक समय था कि जब तुक वाली कविता होती थी, जैसे सूरदास की कविता, तुलसीदास की कविता, कबीरदास की कविता। तो इस तरह से जो तुक वाली कविता होती थी, और इसमें तुक का बिल्कुल अभाव है। कहीं पर देखोगे कि तुक मिलती नहीं है। तुक मतलब राइमिंग वर्ड का बिल्कुल अभाव है इसमें। ठीक है, तो इस कविता को हम गा करके नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसमें तो कहीं तुक है नहीं, पंक्ति छोटी बड़ी है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे यह गद्य वाली कविता है। तो जब लगे कि यह गद्य वाली कविता है, तो समझ जाना कि यह आधुनिक युग की कविता है, और यह तुकहीन कविता है, और छंद मुक्त कविता है। यह समझना पड़ेगा। शिल्प कहते हैं भाषा को। शिल्प का मतलब कि कविता को जो आकार दिया गया है, कवि अपनी बात को व्यक्त करने के लिए कविता का जो स्वरूप यहाँ पर तैयार किया है, कविता का जो आकार तैयार किया गया है, कविता जिस तरह से यहाँ पर लिखी गई है, जिन शब्दों की सहायता ली गई है, और जिस तरह की पंक्तियां यहाँ पर हैं, ठीक है, छोटी बड़ी पंक्तियां, तुकहीन पंक्तियां, और सरल शब्दों का प्रयोग, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग। इसमें बहुत से बोलचाल शब्द हैं जिनको हम आसानी से उनका अर्थ जान सकते हैं, डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनका अर्थ जानने के लिए डिक्शनरी की जरूरत पड़े। जैसे आभास शब्द है, तो आभास का मतलब क्या हुआ? प्रतीत होना। प्रामाणिक का अर्थ क्या होता है? प्रामाणिक का अर्थ होता है यथार्थ। ठीक है। पाठिका का अर्थ होता है पढ़ने वाली। तो इस तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हम शब्दकोश की सहायता से जान सकते हैं, लेकिन अधिकांश शब्द बोलचाल के हैं। ठीक है, तो यह भाषा संबंधी विशेषता है। और यदि रस की दृष्टि से हम देखें तो इसमें कौन सा रस हो सकता है? यह श्रृंगार रस की कविता नहीं है, यह करुण रस की कविता, थोड़ी करुण बात इसमें है, करुणा की बात इसमें है, क्योंकि माता को बहुत दुख होता है, चिंता होती है विदाई करते समय। तो एक प्रकार से करुण रस इसमें है। करुण रस की जो कविता होती है, तो वो कैसी होती है? जैसे मान लो कि किसी व्यक्ति का कोई प्रिय व्यक्ति कहीं चला जाता है, चाहे मर जाता है, तो किसी के चले जाने के बाद, बिछड़ जाने के बाद, मर जाने के बाद उसके परिजन जो रोते हैं, और इस विषय का जब कभी वर्णन करता है, तो उस कविता को हम करुण रस वाली कविता कहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मरने की बात है नहीं, यहाँ विदाई की बात है। बेटी क्या कहता है कि अपनी माँ से अलग हो रही है, ससुराल जा रही है, तो ऐसी स्थिति में भी मन में दुख होता है, लोग रोते हैं, धोते हैं। तो कहीं न कहीं करुण रस यहाँ पर हम जान सकते हैं। तो बाकी शांत रस की कविता कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है इस कविता की विशेषता, मतलब क्या कि भाव सौंदर्य बहुत अच्छा है, और भाषा सौंदर्य भी ठीक है, और इस कविता को पढ़ने में, समझने में कहीं कठिनाई नहीं होती है। अब देखो, इस कविता में कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिनका विशेष अर्थ हम ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी पंक्ति का कुछ अलग थलग अर्थ लेते हैं, विशेष अर्थ लेते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस कविता में लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। लाक्षणिक का मतलब क्या होता है? लक्षण। जब किसी पंक्ति का हूबहू जो अर्थ होता है, उस अर्थ को जब हम नहीं लेते, उससे
अलग दूसरा अर्थ हम जब लेते हैं या वह पंक्ति कोई दूसरा अलग अर्थ देने लगती है, तब ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि इस कविता में लाक्षणिकता का प्रयोग किया गया है। एक होता है अभिधा। अभिधा का मतलब हुआ कि किसी भी पंक्ति का सीधा अर्थ, ठीक है। और लक्षणा का अर्थ होता है कि सीधा अर्थ जब काम नहीं करता तो उससे सटा हुआ दूसरा अर्थ हम लेते हैं, ठीक है। तो उसे हम, जैसे मान लो कि हम कहते हैं कि हमारा घर स्टेशन पर है, तो स्टेशन पर कहने का मतलब स्टेशन तो सरकारी चीज है, तो वहां पर तो किसी का घर हो नहीं सकता, तो मुख्य अर्थ तो काम नहीं करता। स्टेशन पर किसी का घर तो होता नहीं, तो हम इसका दूसरा अर्थ लेंगे। दूसरा अर्थ क्या होगा? स्टेशन के आसपास। तो इस तरह से जब कविता में पंक्ति का प्रयोग हो, भाषा का प्रयोग हो, तब हम कहेंगे कि इस कविता में लाक्षणिकता का प्रयोग हुआ है। तो इस कविता की भाषा संबंधी एक विशेषता यह भी है, लाक्षणिकता का प्रयोग। पहली विशेषता हम क्या कहेंगे? सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और बोलचाल के शब्दों का प्रयोग हुआ है। कविता में तुक का अभाव है, बिना तुक वाली कविता है ये अलग विशेषता है, ठीक है। और लाक्षणिकता का प्रयोग हुआ है। अब देखो, उदाहरण ले लो, लड़की अभी सयानी नहीं थी, इसका क्या मतलब हुआ? सयानी नहीं थी, शादी, हमारे यहाँ जब शादी होती है तो निश्चित तौर पर जब उम्र हो जाती है शादी की, तब शादी होती है। एक समय था भारतवर्ष में जब बाल विवाह होता था, लेकिन अब बाल विवाह की प्रथा समाप्त हो गई है। तो अब तो सरकार ने 18 वर्ष की उम्र तय की है लड़की के लिए, और अब 18 से 21 वर्ष हो गई है। तो इस प्रकार से समय समय पर बदलाव होता रहता है। तो 18 वर्ष हो या 21 वर्ष हो, इतनी वर्ष उम्र की कोई लड़की थोड़ी सयानी जरूर हो जाती है, लेकिन मतलब शरीर से वह बढ़ जाती है। और ज्ञान होना अलग चीज है, बड़ा होना अलग है, और ज्ञानी होना एक अलग बात है। कोई भी व्यक्ति बहुत उम्र दराज हो जाता है, अधिक उम्र का हो जाता है, लेकिन जो अपेक्षित ज्ञान होना चाहिए उसके पास वो ज्ञान होता नहीं। तो इस प्रकार से अधिक उम्र का हो जाना एक अलग बात है, और ज्ञानी हो जाना एक अलग बात है। तो यहाँ माता कहती है कि लड़की अभी सयानी नहीं थी। तो सयानी का मतलब कि उसको अभी संसार का अनुभव नहीं था, ठीक है। अब आगे देखो, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। धुंधला प्रकाश कौन पढ़ता है? पाठिका मतलब पढ़ने वाली, और धुंधला प्रकाश मतलब धुंधले प्रकाश को पढ़ना। तो धुंधले प्रकाश को क्या कैसे पढ़ा जाएगा? तो धुंधला प्रकाश का मतलब हुआ अज्ञानता, ठीक है। अर्थात अभी वो अज्ञानी थी, ठीक है, और सांसारिकता का उसको ज्ञान नहीं था। तो बच्चों, इस तरह से इस कविता की विशेषताएं हैं, भाव संबंधी विशेषता और भाषा संबंधी विशेषता पर मैंने चर्चा की है। और इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर तुम लोग लिखोगे और याद करोगे, फिर तुम लोगों से पूछा भी जा सकता है। प्रश्न पूछूंगा और उत्तर तुम लोगों को देना होगा, ठीक है।